सिर्फ समस्याओं पे बात की जाए तो क्या हमें आजादी मिलती? तो मुझे एक बच्ची क्रॉसिंग पे भीख मांगते हुए मिलती है। तो मैंने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे घर में कौन-कौन है? तो उसने कहा कि मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी नहीं है और वो 8 साल की बच्ची बोलती है कि मेरा 5 साल का भाई भी है। उस बच्ची के साथ-साथ मैंने देखा उस बस्ती में सैकड़ों ऐसी। मैंने कहा मैं तुम लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो वहाँ के लोग उसमें बड़ी हँसने लगे। मैं हैरान। तो उन्होंने कहा अरे बाबूजी बहुत लोग आए दिन आते हैं और कहते हैं हम फोटो खिंचा के चले जाते हैं। आपको जो काम है अपना करके जाइए। हमने मीठा आश्वासन मन दी थी। कई बच्ची क्लासेस से गायब रहती थी कई दिनों से। पता चला कि ये पीरियड्स के दिनों में यहाँ पे नहीं आ रहे हैं हम। 21वीं सदी में ये बच्चियां पीरियड्स के दौरान में गंदे कपड़े, राख, घास जैसी चीजें यूज करती। 8 मार्च में पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की बात होगी, करोड़ों पैकेट सैनिटरी पैड बांटने हैं। तो क्या अप्रैल में किसी महिला को या बच्ची को पीरियड्स नहीं? नमस्कार, योग शास्त्री वार्तालाप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और सबका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन हमारे ही समाज में बहुत से लोग हैं जो किसी कारणवश बहुत प्रसन्न नहीं है। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और संघर्ष भी इस चीज के लिए कि वो शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी चुनौतियां हैं और साथ ही हमारे बीच ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो उन चुनौतियों का समाधान करने में काम करते हैं। केवल कंप्लेन नहीं करते कि ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे पॉडकास्ट में है, शुरुआत फाउंडेशन के फाउंडर श्री अभिषेक जी। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार। कैसे है, कैसा चल रहा है? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। अभिषेक जी ये बताइए, जैसे कि आप भी देखे होंगे, हम सब देखते हैं कि समाज में कोई भी दिक्कत आती है तो ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं, पेड़ लगाने चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, बच्चों से नौकरी नहीं करानी चाहिए, चाइल्ड लेबर गलत है, लेकिन केवल कंप्लेन करते हैं। ऐसे माहौल, ऐसे समाज के बीच में रह के आपके अंदर ये प्रेरणा कैसे आई कि हमें समाधान पे काम करना? प्रशांत जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो कहीं ना कहीं हमारा जो आज का युवा है तो वो पूर्णतः जो है समस्याओं पे बहुत बात करता है जी। और उसके कुछ अच्छे अच्छे अगर आप कहें चाय की टपरी हो और हर जगह पे हम ब्लेम करते हैं, हम सरकार को ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर माना जाए कि अगर सिर्फ समस्याओं पे बात की जाए तो क्या हमें आजादी मिलती? अगर क्या भगत सिंह ने सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचा होता है कि देश में बहुत प्रॉब्लम है, या गांधी जी ने क्या जो 300 सालों की समस्या थी, हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, तो बहुत मुश्किल होता। तो कहीं ना कहीं ये आपने जो कहा ये बहुत सही बात है। रही बात मेरी शुरुआत और मुझे जो प्रेरणा मिली, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ और मेरे पिताजी लोको पायलट रह चुके हैं। मेरे भाई जो है विकास, और वो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो मेरे भी माइंड में था कि मैं जिस परिदृश्य में जिस जगह से निकला हूँ कि हाँ, बचपन से ये बताया गया कि आपको भी डॉक्टर, इंजीनियर इन्हीं चीजों में जाना। तो उस समय एक इसी सोच के साथ आगे बढ़ा था। कहते हैं ना कि ईश्वर आपको या हर किसी को एक अलग कार्य के लिए बनाया जाता है। वो आपको बहुत पता चलता है, कभी जल्दी पता चलता है, कभी बाद में पता। मेरे साथ भी हुआ कि मैंने बीटेक करने के बाद कुछ समस्याओं की वजह से मुझे बीटेक छोड़ना पड़ा। फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। 2016 में 17 सितंबर का समय था। मैं अपने क्लास से बाहर लौटा, साइकिल से मैं जा रहा था, अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। तो मुझे एक बच्ची क्रॉसिंग पे भीख मांगते हुए मिलती है और वहां पे रेड लाइट थी उस समय। तो मैंने, वो लगातार मेरे से आई भीख मांग रही थी कि बाबूजी भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो पहले इंसान थोड़ा सा अवॉइड करता है, मैंने भी किया, क्योंकि आज इस नाम पे क्या होता है हम आप जानते हैं। तो वहां मैंने अवॉइड किया और बट वो लगातार मांग रही थी। तो मैंने एक सवाल किया कि ये बताओ कौन कौन घर में है? तो कहीं कुछ नहीं। पहले मेरे वो था कि हम लोग सुबह निकलते थे पढ़ाई के दौरान और शाम तक वापस आते थे। तो हमारे बैग में कुछ ना कुछ खाने की चीजें रहती। तो मैंने उसको बिस्किट का पैकेट दिया तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हुई। तो मैंने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है?
तो उसने कहा कि मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी नहीं। और वो 8 साल की बच्ची बोलती कि मेरा 5 साल का भाई भी है। अच्छा। और माताजी की खत्म हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, और पिताजी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो नशे के शिकार है बहुत ज्यादा। तो फिर मैं ही घर का खर्च सब उतारती, पिताजी जो कमा रहे हैं वो उड़ जा रहा है। तो मुझे लगा मैंने इसको कुछ दिया है, इस वजह से ये झूठ बोल रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं तो लोग आपसे और चाहते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे घर कहाँ रहती हूँ, मैं चल के देख सकता हूँ? कहती ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी मैं पैसे मांग रही हूँ, तो चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कब आपके लिए क्या निर्माण कर रहा है आपको पता है। मैंने उस दिन मैं हो सकता था कि बहुत बार आगे निकल जाता, उस दिन मैंने वेट किया, मैंने बच्ची को फॉलो किया। बच्ची को फॉलो करने के बाद मैं चुंगी की बस्ती में गया, बच्ची मुझे लेके गई, मैं उसके पीछे पीछे गया और वहां जाकर देखा तो सबसे पहले वो बच्ची तो सच बोल ही रही थी। उसकी कहानी तो सच थी कि उसकी माताजी नहीं थे, उसके पिताजी नशे में कहीं पड़े हुए थे। उसका छोटा 5 साल का भाई था, उसके लिए वो ऐसे बिलख रहा था। और सबसे ज्यादा उस बच्ची के साथ साथ मैंने देखा उस बस्ती में सैकड़ों ऐसी जिन्हें हम कहते हैं ना कि फिल्म में देखते हैं, बाल विवाह ये और सारी चीजें, वो मेरे सामने सब कुछ था। 6 से 7 साल की बच्चियां खाना बना रही थी, बर्तन धुल रही थी, जो हम लोग केवल पिक्चरों में सुने पिक्चरों में देखते हैं, बिल्कुल सामान्य तौर पे ये होता है। और देख रहे 15 साल की बच्चियों का शादी विवाह हो चुका है। और किस जगह की बात? ये चुंगी चुंगी परेड, तब ये आलोपी बाग हाँ अलोपी बाग के पास में। मैं बहुत कुछ बच्चियों को मैंने देखा वो नशे भी कर रही है, ताश के पत्ते भी खेल रही है। मेरा दिमाग घूम गया कि भाई इसी जगहों से मैं रोज गुजरता था, मुझे कभी नहीं दिखा। तो एक चीज समझ में आया कि आप क्या देखना चाहते हैं वही आपको दिखता है। कुछ लोग अच्छे बिल्डिंग्स देखना चाहते हैं, कुछ मॉल देखना चाहते हैं, जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं पर्यावरण की चीजों को देखते हैं, कुछ नदी प्रेमी होते हैं उनको वो चीजें दिखती। तो मुझे वो चीजें दिखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ तक आया हूँ, क्यों ना कुछ एक शुरुआत की जाए, एक छोटी सी पढ़ाई के साथ अपना 1 घंटे इनको भी पढ़ाया जाए। तो मैंने कहा कि बेटा तुम लोग स्कूल जाते हो क्या? कि नहीं, स्कूल नहीं जाते हैं, ज्यादातर का बगल में प्राइमरी स्कूल है, वहां पे कभी कभी जाते हैं जब कुछ मिलना होता है तब। मैंने कहा मैं तुम लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। तब तक मैं जब गया तब तो काफी लोग, आप बस्तियों में जाए तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ बटने के लिए आया है। तो जब मैंने ये कहा तो वहां के लोग मुझ पर बड़े हंसने लगे। मैं हैरान कि मैं पढ़ाने की आपको पेशकश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे बाबूजी बहुत लोग आए दिन आते हैं और कहते हैं हम फोटो खिंचा के चले जाते हैं, हमको पता है आपको जो काम है अपना करके जाइए, हमें मीठा आश्वासन मत दीजिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब चुनौती है कि मैं इनके लिए काम करना चाहता हूँ लेकिन इनको मुझ पर विश्वास नहीं है। इसके बीच आपको रोकने की कहानी है कि विश्वास इसलिए नहीं है, अभी कोविड का समय था जी जी, तो हम लोग भी एक कोढ़ी आश्रम है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोग संपर्क किए उन लोगों से, तो वो लोग बोले, वहाँ पे बुलाए और फिर अपना जब धीमे धीमे घुलने मिलने लगे तो बताए कि जब फर्स्ट वेव थी हाँ हाँ, तो एक एनजीओ से कुछ लोग आए और हम सबको बिस्कुट बांट दिए, एक पैकेट, फोटो खिंचाए, न्यूज़पेपर में छपवा दिए कि 2 महीने का राशन दिया। हाँ हाँ हाँ, अब जो लोग राशन देते थे उस कारण से उन लोगों ने राशन नहीं दिया 2 महीने। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोढ़ी आश्रम में स्थिति ये हुई कि 2 महीने तक अल्टरनेट डेज पे व्यक्तियों को भोजन मिल रहा है, वो भी एक टाइम। तो इसलिए उनका भरोसा कई बार हट गया। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ और मैं इस क्षेत्र में हूँ तो मैंने ये तो महसूस किया और मुझे वो पहले दिन महसूस हुआ। और मेरे सामने से उन लोगों ने बोला कि इस तरह की चीजें हैं तो मुझे लगा कि यार आप जिनके लिए काम करने जा रहे हो उनके बीच में ही अविश्वास है, तब तो आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। मैं दूसरे दिन गया, 19 सितंबर का वो दिन था, 19 सितंबर 2016। वहां पे मैंने बच्चों के लिए मैं कुछ कॉपियां लेके आया था, पेंसिल ले गया था, कुछ खाने की चीजें वितरित की। तो उस समय जब मैंने वितरित किया तो एक अच्छी खासी संख्या, लगभग 40-45 मुझे आज भी याद है संख्या, सारे बच्चे आ गए। मतलब भगदड़ वाली सीन था कि ये था। मैंने किसी तरह से चीजों को, सामग्री को वितरित किया और वहां से इस चीज की शुरुआत हुई। चुनौतियां अलग अलग थी। दूसरे दिन की ही चुनौती ये थी कि जो 40 की संख्या थी वो अगले दिन 20 हो जाती है, फिर 17, 18 और एक टाइम के बाद 10-15 दिन बाद मुझे लगा कि ये तो 10 बच्चे बचे हैं या 5 बच्चे।
मैंने कहा मैं शायद गलत ढर्रे पे जा रहा हूँ, क्योंकि निशुल्क से अगर बच्चे कनेक्ट होंगे या जुड़ेंगे तो प्राइमरी विद्यालय जो है, सरकारी विद्यालय, वो तो सब कुछ कर रहे हैं और मुझसे ज्यादा बेहतर दे रहे हैं, लेकिन वो भी उनकी उपस्थिति वहां पे नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे अपना ढर्रा, अपने काम करने का जो तरीका है उसे बदलना पड़ेगा। तो मैंने उनके लिए बच्चों के बीच में फिर वहां से ही मैंने एक अलग तरीके से किया कि हर छोटी बात में एक प्रतियोगिता कराया, और वहां से पढ़ाने से ज्यादा कोशिश किया कि पहले बच्चों को हम किसी तरह से इन्वॉल्व करें, उनको मजा आना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य तब बेहतर कर सकते हैं जिसमें मजा आना चाहिए। मैं 8 सालों से, अगर मैं बहुत खुले तौर पे कहूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, उस पर हम बात करेंगे। इतनी सारी चुनौतियां लगे कि कई बार लगा कि नहीं, ये आप क्या कर रहे हो, खत्म करो यहाँ से, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। तो मुझे वही चीज समझ में आया कि हाँ, इन बच्चों को मजा आना चाहिए, तभी वो कार्य हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो मैंने छोटी छोटी प्रतियोगिता कराई, हर चीज पे थोड़ा थोड़ा, उनको कुछ भी होता रेस कराया, उसमें उनको दे दिया खाने के लिए। तो ये चीज असर कर गई, और वो उन्होंने जाकर के वहां पे बोलना शुरू किया आसपास में कि मुझे आज ये चीज मिली। तो जो बच्चे गायब हुए थे वो फिर से आना शुरू कर दिए। और कुछ दिन बाद मैंने 10 से 15 दिन के बाद क्या किया कि अब खेल के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बच्चों को इसमें बहुत मजा मिलने लगा। जैसे आंगनबाड़ी का, हाँ, आंगनबाड़ी भी कर रहा है, और भी अलग अलग तरीके से, कि जैसे नंबरिंग सीखते हैं तो हमने सर्कल बनाया, नंबर ऐसे सीखना है, या क्या कहते हैं, एक जहां पे 1 लिख दिया फिर 2 लिख दिया, इस तरह से कि बच्चा जंप करके वहां पे जाए। तो इस तरह से कार्य करते रहे, और 5 से 6 बच्चों से जो सफर शुरू हुआ था, आज लगभग 150 बच्चे प्रतिदिन शुरुआत में पढ़ रहे हैं। नर्सरी से लेकर के, आप कह सकते हैं जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनसे लेकर के आज हमारे इंजीनियरिंग और मास्टर बच्चे कर रहे हैं। पूर्णतः निःशुल्क इस तरह से कार्य किया जा रहा है। तो एक ही प्रतिदिन प्रयास है कि गुणवत्ता कितनी बेहतर किया जाए। जी। औपचारिकता की जगह नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जहां पे आपने औपचारिकता की, तो फिर आप वहां से सफलता के परसेंटेज वहां से कम होना शुरू हो जाए। केवल खाना पूर्ति नहीं कर। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे देश में औपचारिकता बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमारे देश में इवेंट्स बहुत मनाए जाते हैं। 5 जून आएगा, 5 जून पे पूरा देश पर्यावरण दिवस मनाएगा, एक दिन पेड़ लगा डालें। 21 जून आएगा, एक ही दिन योग कर योग देंगे। तो ये कल्चर जो है कहीं ना कहीं समाज को खा रहा है। मेरा मानना है कि हर दिन हमें योगा दिवस मनाना होगा। हर दिन, जो आपको मैंने कहा ना कि आज क्या हो रहा है कि अचानक बच्चों के बीच में आप जाके बांट देते हो, फिर वो अविश्वास पैदा होता है, दूसरे दिन वो आपको एक ललचाई नजरों से इंतजार करते रहते हैं। तो ये जो इवेंट का खेल है उसे हमें बंद करना। इवेंट का मतलब औपचारिकता। जी। अगर समस्या बहुत ज्यादा जटिल है, आप, मेरा मानना है कि किसी भी समस्या, कोई भी आप समस्या, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे अशिक्षा की हो, आप एक पूरी लाइफ देनी पड़ती है तब जाकर, क्योंकि वो 1-2 दिन की बात नहीं, पूरा निरंतर प्रयास करेंगे तभी सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो जैसे कि कहा जाता है कि कोई महंगी चीज होती है तो अच्छी क्वालिटी है, कई ब्रांड्स के सामान आते हैं तो लोग निसंदेह उसको ले लेते हैं। जी जी, लेकिन फ्री की चीज अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप शिक्षा फ्री में दे रहे हैं तो क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं? 2 चीजें हैं। एक, आपने अच्छा प्रश्न किया है यहाँ पे कि फ्री दे रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कैसे कर रहे हैं। पहली चीज, मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी विकसित देश, राष्ट्र के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। क्योंकि और जब हमारे देश, जहां पे 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ में एक बड़ा तबका है जहां पे एक समय का खाना, आदिवासी क्षेत्र हो जहां पे खाना भी संभव नहीं है, भोजन भी संभव नहीं है, वो पानी पी करके जीवित होते हैं। तो शिक्षा जिस देश में निःशुल्क हो, लेकिन वो निःशुल्क सिर्फ औपचारिकता तक रहे, उसमें क्वालिटी ना रहे, वो गलत है। निःशुल्क में भी गुणवत्ता लाई जा सकती। अब आपका सवाल हुआ कि कैसे कैसे, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय हैं, वो निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ, अगर आप विद्यालयों में देखेंगे, चाहे मैं यहाँ पे कुछ सरकारों की भी बात करूंगा, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ विद्यालय की बात करें, या हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, वहां पे भी निःशुल्क ही। समस्या, मतलब मेरा मानना है कि आप किसी चीज के लिए कितना दृढ़ संकल्प है। आपने सोचा है कि आपको निःशुल्क देना है, लेकिन आपकी गुणवत्ता
प्राथमिकता होनी, आपकी प्राथमिकता में गुणवत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले दिन से एक स्टैंडर्ड बनाया कि निःशुल्क आ रहा है, हम निःशुल्क दे रहे हैं। अब उसको गुणवत्ता देने के लिए जो उसके लिए संसाधन की जरूरत पड़े, शुरुआत पिछले 8 सालों से जो भी कार्य कर रहा बिना किसी एक भी रुपए सरकारी सहयोग के कर रहा है। एक भी रुपए हमें सरकारी अनुदान 8 सालों में नहीं मिला है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं पिछले 8 सालों में वो पूर्णतः लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। लोगों के सहयोग की जब बात की जाए तो किसी ने हमें 1 रुपए का भी सहयोग किया, किसी ने 1000 रुपए का सहयोग किया, किसी ने 10,000 का भी किया, किसी ने 50,000 का। लेकिन ये शुरुआती दिनों में नहीं था। आपको एक विश्वास बनाना पड़ता है, आपको रिजल्ट देना पड़ता है। आप जब गुणवत्ता से काम करेंगे तो रिजल्ट। मुझे आज भी याद है कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो उस समय महीने के हम लोगों को 1,000-2,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी बच्चों को स्टेशनरी देने के लिए। और हम लोग मतलब मैंने अपने ट्यूशन में पढ़ाता था उस समय, और ट्यूशन से मुझे जो पैसे मिलते थे वो मैं बच्चों को दे देता। आज 1,000 से जो सफर शुरू हुआ था वो लगभग प्रतिमाह का 1,00,000 रुपए। आज बदलाव जो हुआ कि आज ये 1,00,000 रुपए मैं अपने जेब से नहीं दे रहा हूं, ये हमें प्रयागराज या पूरे देश के लोगों से हमें सहयोग मिल रहा है। अब ये क्यों मिल रहा है, उसके पीछे की जो 2 चीजें, गुणवत्ता हुई, गुणवत्ता के बदले एक जो ट्रांसफॉर्म हुआ कि एक रिजल्ट मिला। बच्चे लोगों ने देखा, लगातार देखा, लोगों ने पहले विश्वास, क्योंकि इस नाम पे बहुत बड़ा धांधली होता है। हाँ। और उसके पीछे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ूंगा कि इसके पीछे लोगों की भी मानसिकता होती कि ठीक है हम पुण्य कर देंगे, हम जाके मंदिर में दे देते या हम किसी एनजीओ को दे देते। आपका पैसा कहाँ जा रहा है ये आपको देखना होगा। सिर्फ पुण्य पाप तक आप नहीं कर सकते। आप किसी को 1 रुपए दान दीजिए तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप उस 1 रुपए कहाँ जा रहा है, किस बच्चे पे जा रहा है, कितना जा रहा है, आप उसको चेक कीजिए जी। तो उसके लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं, इसके साथ साथ में हमने इसी चीज को किया। हमने डायरेक्टली हमने दोनों को सहयोग, जो सहयोग ले रहे हैं और जो सहयोग कर रहे हैं उनको जोड़ने का काम हमने किया। हमने लोगों को आमंत्रित किया, ये बच्चों के बीच में आप आइए, देखिए छोटी छोटी एक्टिविटी करना, आपको थोड़ा सा समय हो तो आप आइए, बच्चों को पढ़ाइए। आपके पास हमने हर दिन अपनी चीजें एक्टिविटी को अपने फेसबुक पेज के माध्यम से इसको पब्लिश किया। स्टार्टिंग में लोगों को लगा, पहले तो अप्रिसिएशन किया, अच्छा गुड जॉब, वेरी कीप इट अप, ये सारी चीजें। कुछ समय बाद लोगों को लगा कि अरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसके अंदर भी जुनून होगा, कुछ टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन लगातार जब उन्होंने देखा कि एक लड़का है लगातार लगा हुआ, सितंबर का वो दिन, फिर मैंने 14 नवंबर के लिए बाल दिवस के लिए सबको आमंत्रित किया और लोग लगातार जुड़े थे और उन्होंने देखा और लोग आए देखने के लिए। और वो जो 2 महीने का जो बदलाव था, जब उन्होंने 14 नवंबर को देखा तो उसके बाद लोग जुड़ना शुरू हो चुके। उन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग किया, पढ़ाना सहयोग किया। आज हमारी 25 लोगों की टीम है जो इस पे निरंतर काम कर रही है। आज हर महीने 1,00,000 रुपए से अधिक हमारे खर्च हो रहे हैं। वो लोगों के सहयोग से आ रहा है, कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 1,000, जिस तरह से सहयोग कर रहा है। हम उनके बीच में अपनी चीजों को भी रखते हैं कि हमें इतनी चीजों को चाहिए, आप हमें सहयोग करिए। वो किसी एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है, मुहिम भी है, दीजिए सिर्फ एक बच्चे को शिक्षा जिससे कोई बच्चे को ना मांगे। उस बच्चे की आपने जिम्मेदारी ले ली, फिर उस बच्चे का पूरा प्रोफाइल जो है आपको भेजा जाएगा, उसका रिजल्ट कैसा रहा, क्या चीजें रही, वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, लोगों के बीच में विश्वास जगाया गया और ये जो गुणवत्ता है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों ने सहयोग किया। मैं अंतिम में ये चीज कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की कमी है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे लोग है समाज में, बस जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा बनाइए, एक प्लेटफॉर्म दीजिए। इतनी नकारात्मकता के बीच में आप एक सकारात्मक पहल कीजिए, बिल्कुल लोग सहयोग करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और शुरुआत एक उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरुआती दिनों में ऐसा था कि प्रशांत जी, जो लोग हमसे जुड़े, हमारे पास उस समय कोई फंड नहीं हुआ, तो हम तो वो जितने लोग जुड़े उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियरशिप के लिए जुड़े कि हम ठीक है आपको ये कुछ लोग पैसे दे सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पैसे देने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई अपना समय दे रहा है। तो और लगभग ये सिलसिला 3 साल 4 साल चला, हमने 1 रुपए भी अपने शिक्षकों को नहीं दिया।
लेकिन एक चीज ये भी हमने पहले दिन से किया कि ठीक है आप हमें आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम तो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो हम जब मन करें आए, जब मन करें नहीं। अनुशासन आपके लिए 3 क्लासेस डिसाइड है, 3 क्लासेस से कम आपको सप्ताह में नहीं आना है। आपके साथ में कोई समस्या है तो आप उसको हमसे साझा करिए, आप अतिरिक्त क्लास लीजिए। तो ये जो गुणवत्ता आई इस तरह से आई। नहीं तो ये भी होता अगर हम ढीले हो जाते, वहां से हमारा स्ट्रक्चर ढीला हो जाता कि नहीं ठीक है आप हफ्ते में 1 दिन आके पढ़ा लीजिए, बस हो गया। तो उसके लिए आप वो पूरा स्ट्रक्चर हमने सेट किया। और फिर धीरे धीरे जब हमारे पास पैसे आने लगे तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 70% ऐसे लोग हैं जो पूर्णतः निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 30% लोगों को हम एक छोटा सा सहयोग देते हैं। सहयोग में ये क्या है, हम उनको सैलरी नहीं देते, कि वो आते हैं हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो कहीं पे 1 घंटे के बहुत सारे पैसे लेते हैं, उनके पास ज्ञान का सागर है, लेकिन वो हमारे बच्चों के बीच में 3 घंटे आ रहे हैं, 4 घंटे, तो वो जिनको आवश्यक है कि वो रूम रेंट पे लेके रह रहे हैं, उनकी दिक्कतें हैं, तो हम एक छोटा सा सहयोग। और जैसे आप अपना फुल टाइम इसी में देते हैं जी, तो आपका कैसे होता है, आप सैलरी लेते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन पढ़ाने के साथ-साथ में मेरे जो भी मैं पहले 1-2 ट्यूशन पढ़ाता था, फिर एक समय आया कि बच्चों की ज़रूरत बढ़ती गई, तो मैं 8 से 10 घंटे यहाँ बच्चों को पढ़ाता, तो 5 से 6 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। एक दिन में 15 से 16 घंटा मेरा इसमें जाता था। वहाँ से जो पैसे मिलते थे, परिवार से मुझे इस चीज़ में हमेशा से सहयोग मिला, और मैं इस काम को करता रहा। शुरुआती दिन में तो ये तो होता ही है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हों पड़ोसी के यहाँ पे। तो मेरे घर से भी एक विरोध आया कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपना कैरियर अपनी चीजों को छोड़ के क्यों कर रहे हो। तो विरोध आया, लेकिन कुछ लोग हमारे परिवार में, जिनमें मेरे बड़े भाई थे, वो बहुत सुलझे इंसान थे, उन्होंने सहयोग किया कि ठीक है तुम करो, जो भी होगा देखेंगे। तो एक समय के बाद जो पिताजी माताजी परिवार जो रुष्ट थे, जिन्होंने तो उन्होंने कहा ठीक है तुमने ठान लिया, क्योंकि इस एज में ये भी होता है कि आज आप इधर जा रहे हो, कल उधर जा रहे हो, तो भरोसा, एक जो प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं गार्जियन के मन में आता है कि ये अपना कैरियर दांव लगा करके कुछ ऐसा कर रहा, फिर कल इसमें नहीं किया तो क्या। तो जब उन्होंने एक बेहतर परिणाम देखा, बच्चों के रिजल्ट देखे, तो आज वो पूरा सहयोग करते हैं। तो मेरा शुरुआती दिनों में लगभग 5 से 6 2022 तक मैंने इस पे काम किया है कि मैंने ट्यूशन से अपने खर्च को चलाया। और अभी 2023 में एक छोटा सा हमने टिफिन सर्विस सेंटर शुरू किया, और टिफिन सर्विस सेंटर का भी मेन जो है कि जो भी महिलाएं हैं जो मलिन बस्तियों में रहती हैं, कई घरेलू हिंसा से लेकर चीजों का शिकार हैं, दूसरों के घरों में काम करने जाती, वहां पे उस तरह के पैसे, वो आए सम्मान के साथ यहाँ पे काम करें, उनको हम कुछ पे करें, और उससे हमारा भी खर्च चले और हम शुरुआत को भी सहयोग करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं खुद का जो जीविकापार्जन है वो कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम जैसे एक थोड़ा बिजनेस माइंड चलता है, एक नंबर्स में बात करें तो लगभग कितनी आय आपकी हो जाती होगी महीने? जो आपकी, जो मेरी खुद की आय हुए लगभग 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार। हाँ जी। और मुझे लगता है कि आप एक इच्छाओं जो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आय आपकी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। कभी मन नहीं हुआ कि इस 8 से 10 हज़ार को 80,000 से 1 लाख किया जाए? क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास होगा उतना हम, और पात्र जितना भरा होगा उतना ज्यादा हम और दान दे सकते हैं। देखिए, इच्छाओं का कह सकते हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जिस दिन मैं उस दिशा में जाऊंगा तो शायद मैं यहाँ पे बेहतर अपना नहीं कर पाऊंगा जिस संकल्प के साथ मैं उतरा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत अभाव में नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को अभाव में, जिन बच्चों को देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह वो बच्चे 80,000 कमाएं। मेरी जगह मैंने अपना यूपीएससी छोड़ा है, मैंने अपना इंजीनियर छोड़ा है, मैं 50 बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजना चाहता हूँ। और ईश्वर की कृपा से आज 2-2 बच्चे इंजीनियरिंग में हैं, एक बच्चा मास्टर कर रहा है माइक्रोबायोलॉजी से, बच्चियां नीट की तैयारी कर रही हैं। तो इच्छाएं तो अनंत होती हैं, और मेरा मानना है कि आप जीवन को जितना संयमित और सादा रखेंगे उतना आप बेहतर ढंग से इस सामाजिक कार्य को, क्योंकि फिर आप अपनी चीजों में उलझ जाएंगे तो जो बच्चों की जरूरतें हैं आप कहीं ना कहीं उनसे दूर हो जाए। बात तो सही है कुछ स्तर तक, लेकिन बहुत सारे हमने लोगों को देखा है, संस्थाओं को देखा है जो व्यक्तिगत रूप में भी आर्थिक रूप से बहुत अच्छे हुए हैं, साथ में जो वो कार्य कर रहे हैं शिक्षा को लेकर वो भी उसने गुणवत्ता बढ़ाए।
तो ये भी तो संभव है ना, एक साथ दोनों का उत्थान किया। दोनों किया जा सकता है। देखिए वो कहीं ना कहीं मैं सकता हूँ परिस्थितियां वहां पे अलग अलग होती हैं। हो सकता हाँ, परिस्थितियां में शायद उन्होंने एक उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक अच्छा फंड मिला, उन्होंने कार्य किया, उन्होंने अपने साथ में किया। हमारे साथ वो परिस्थिति, मेरा मानना है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और खासकर एक सामाजिक कार्य, तो कम से कम एक जो जीवन होता है उसका त्याग करें। अगर आप बुरा बदलाव चाहते हैं जी, वो और ये सिर्फ पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक समय था कि मुझे 2016 मैंने जब शुरू किया तो मैं यूपीएससी की तैयारी किया, 17-18 आते आते मुझे लगा कि दोनों चीजें साथ करना संभव नहीं। मेरे लिए एक तरफ था यूपीएससी का कैरियर, एक तरफ था शुरुआत। बहुत मुश्किल था उस समय दोनों में से एक को चुनना, क्योंकि वो भी बहुत टफ है, ये भी वो टफ है। ठीक है, तो वहां पे बहुत मंथन करने के बाद मैंने इसको चुना, और अब जब चुना है तो इसको मैं अंतिम तक ले जाना अच्छा, हमने ऐसा सुना है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा और प्रयागराज का पहला पेट बैंक भी आपकी संस्था ने शुरू किया है। जी जी। तो उसके विषय में कुछ बताइए। देखिए एक चीज प्रशांत जी, शुरू से ही मानसिकता थी कि शिक्षा से जुड़े जो भी कार्य है वो शुरुआत करेगा। तो पढ़ाई के दिनों में ही जब बच्चों को पढ़ा, हम लोग अध्यापन करने का कार्य करते थे, तो कई बच्चियां 2017-18 की बात है, इस मतलब क्लासेस से गायब रहती थी कई कई दिनों से। तो वो जो भी महावरी के दिनों में वो गायब रहती थी, वो कई पीड़ाओं का शिकार होती थी। तो हमारे साथ धीरे धीरे महिलाएं भी काफी जुड़ने लगी, और आज मैं कह सकता हूँ बहुत फख्र के साथ में कि आज जो आधी आबादी है शुरुआत की, आधी ताकत है, आधी से ज्यादा ताकत जो है शुरुआत की, वो आधी आबादी है। यहाँ पे पूर्णतः योगदान है उनका। तो उस दिशा में जब वो गायब रहती थी तो हमने धीरे धीरे पता किया, तो ये पता चला कि ये पीरियड्स के दिनों में यहाँ पे नहीं आ रही हैं। हमारी जो टीम मेंबर्स थी उन्होंने पता किया। जब उन्होंने उस पर बात करना शुरू किया कि भाई तुम नहीं आ रहे हो क्या है, तो मैं तो उस समय नहीं बात कर पाता था इस विषय पे, कि क्योंकि जो वहां की परिस्थितियां थी, और सही बताऊं तो मैं उस समय तक ये स्थिति नहीं थी कि हाँ इस पे खुलकर बात करना। तो वहां पे जब उन्होंने बात करना शुरू किया, तो पहले तो जब इस पे बात ही होती थी तो वो भाग जाती थी कि मैम ये क्या बात कर रहे हो आप, इस पे कैसे बात। हाँ, क्योंकि अभी भी जब बैट्स खरीदने जाइए तो वो काली पन्नी के अंदर कर दिया जाता है, सबके सामने खुल के बात नहीं होगी, तो ये है, आपको गलत अलग नजर से देखा जाता है। जैसे पैट्स नहीं होगे पता नहीं आप क्या लेके जा रहे हो। तो उस समय ये था कि वो बात करती थी, उन्होंने फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल, फिर मैं जब उसमें सम्मिलित हुआ, ये बात उन्होंने जाकर के अपने गार्जियन को बताना शुरू किया। गार्जियन को जो बताया तो वो अचानक एकदम उबाल आ गया, सर जी आप पढ़ाने आवे हो तो पढ़ाओ, गलत चीज ये चीज नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो आप, मतलब ये कौन सी चीज है। मेरा जो जुड़ाव था उसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी थी ये थी, पीरियड्स के दौरान में ये बच्चे कभी इन्होंने पैड नहीं यूज किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी सोच के बहुत हैरानी होगी कि 21वीं सदी में ये बच्चियां पीरियड्स के दौरान में गंदे कपड़े, राख, घास जैसी चीजें यूज करती। इससे इतनी ज्यादा समस्याएं होती थी कि जो 4 से 5 दिन की समस्या रहती थी वो 10 दिन और इतने सारे इन्फेक्शन के शिकार। तो फिर जब हमारी टीम मेंबर्स ने इस पे मुझसे बात की कि ऐसी ऐसी सर समस्या आ रही है और ऐसा हो रहा है बच्चियों के साथ, मुझे लगा बात करना चाहिए। अब जब मैंने बात की तो उसका बहुत अलग आया। तो सारी टीम मेंबर्स ने मेरा बचाव किया, वहां पे मेरे कवच के रूप में खड़ी हुई, नहीं ये ऐसा विषय नहीं है, नहीं बिल्कुल आप कल से बताइए, अब बहुत हो गया, आप बहुत पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये विषय बात करना। और मेरा मानना है कि जिस विषय पे बात नहीं होगी वो बड़ी समस्या बन जाती है। अगर जिस समस्या पे आपने बात करना शुरू कर दिया तो वो एक दिन वो समस्या का समाधान भी होगा। बात करने से बात बनेगी, नहीं तो बातें बनेंगी। और वही है आज कहीं ना कहीं ये जो इस पे एक भ्रांति है, भ्रम की सिचुएशन है, आज भी आधा समाज इस पे जो एक सोच लेकर के बैठा है। तो उस चीज से हम लोगों ने काम किया, फिर धीरे धीरे उनको अलग अलग वीडियो बच्चियों को दिखाया गया, उनके गार्जियन को कंफर्टेबल किया। हर तीसरे महीने पे उनकी एक सेशन लिया जाता था जिसमें अवेयर किया जाता था और एक पैकेज सर्टिफाइड दिया जाता था।
2020 का समय आया, कोविड में की चपेट में हम सब रहे। उस दौरान में हमने क्या किया कि बच्चों की फैमिली को हमने राशन वितरण के साथ साथ में हमने बच्चियों को सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया। एक दिन 2021 की बात है, 2020 अक्टूबर की बात है, बच्चियां क्लास ले रही थी, वो आई तो हमने पूछा कि वो सर जाना चाहते हैं, हमें पीरियड्स हुआ है। अब वो इतना बड़ा बदलाव हो कि मुझसे डायरेक्टली, मैंने कहा ठीक है बेटा आप चले जाओ, आपको समस्या आप घर जा सकते हो। मैंने कहा बेटा अब इस चीज पे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, आपको हम आपसे खुद के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे छुट्टी लेके जा रहे हैं घर। मैंने कहा प्रति माह यूज करते हो? क्या नहीं सर, ना सर हमारे पास इतनी पैसे है, ना हमारी प्राथमिकता में। मैंने कहा यार ये तो हम जो 3 साल से कर रहे हैं तो वो अभी भी मुझे लगता है जीरो पे है। तो हमने अपनी टीम मेंबर से इस पे डिस्कस किया और उस पे डिस्कस करने के बाद एक डिसीजन की कि शुरुआत पहले दिन से जो काम करेगा उसकी पहली प्राथमिकता यही थी कि हम समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे प्रशांत जी। उसमें औपचारिकता की कहीं जगह नहीं। मैंने इन पूरी चर्चा में कई जगहों पे इस चीज पे बात किया। केवल 2 महीने 3 महीने पे या 8 मार्च पे जाकर बड़ी बड़ी बात कर देने से ये परिस्थितियां या ये समस्याएं नहीं खत्म होंगी। बिल्कुल सही कहा। और आज आप देखेंगे कि 8 मार्च के बाद 8 मार्च में पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की बात होगी, करोड़ों पैकेट सैनिटरी पैड बांट दिए। बट क्या अप्रैल में किसी महिला को या बच्ची को पीरियड्स नहीं आता? क्या सिर्फ मार्च तक ही है जिम्मेदारियां हमारी संस्थाओं की सीमित हो गई या सरकारों की होगी? इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, शुरुआत सैनिटरी पैड बैंक। उसका स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे आप निशुल्क में एक खाता खुलवाते हैं, जैसे बैंक में आप खाता खोलते हैं, उसमें आपकी छोटी सी डिटेल रहती है, फोटो रहता है, और आप हर माह वो पासबुक लेके आएंगे और आपको एक पैकेट सैनिटरी पैड हर माह दिया जाएगा। वो कुछ कोई वर्ष में एक दिन नहीं, आपका अधिकार है, आप इसको लेके जाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट ये भी नहीं कि हमने आपकी बस्ती में जाके बात, जब आप बस्ती से उस जगह का 500 मीटर का दायरा तोड़ करके एक पैकेट पैड के लिए आते हो, वो एक बड़ी क्रांति होती है, वैचारिक क्रांति होती है। जब आप कहीं कभी इस पे बात नहीं करते थे, आज आप 500 मीटर, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया कि 15 से 16 17 किलोमीटर नैनी से बच्चियां आती थी एक पैकेट सैनिटरी पैड के लिए, नैनी से बच्चियां आती थी। तो ये सोचिए कि ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ, एक बड़ा बदलाव आया, एक बड़ी क्रांति हुई कि अब ये सर्व नहीं है, ये गौरव का विषय है। इसी पीरियड्स की वजह से हमारा आपका अस्तित्व है, बट हम इस पे बात नहीं करेंगे, तो कितनी शर्मनाक विषय है। और आज बताते हुए फक्र हो रहा है कि 3 सालों में लगभग 1500 खाते खुल चुके, 1500 खाते खुल चुके। हर माह वो लेके जाते हैं एक पैकेट सैनिटरी पैड। 3 महीने पे एक सेशन होता है जिसमें यह जाना जाता है कि पैड की क्वालिटी अच्छी है, और कोई समस्या होती है तो जो भी डॉक्टर होती है उनसे चिकित्सा हम उनको परामर्श दिलाते हैं। साथ ही साथ में एक ही उनसे बोला गया था कि इसका एक ही चार्ज है। चार्ज क्या है? आपको हमने दिया, आप 5 लोगों को और बताइए, जाइए। अब आज ये है कि जो बच्चियां पैड नहीं यूज करती, आज उनके घर की कोई महिलाएं और जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब सैनिटरी पैड, और सिर्फ सैनिटरी पैड नहीं यूज कर रही है, वो कैंसर जैसी बीमारियों से, पता नहीं कितनी बीमारियों से बच। तो ये कार्य पिछले 3 सालों से किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, और हम इसमें लगातार बेहतर। और इस समाज यानी कि हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि जब भी कोई बड़े स्तर पे बदलाव आता है या कोई व्यक्ति बदलाव लाता है अच्छी दिशा जी, तो उसका विरोध उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनौतियां बहुत आपके सामने भी आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ एक दो साझा करिए, और समाधान क्या रहा? देखिए चुनौतियां, मैं कहता हूं कि सबसे पहली लड़ाई जो होती है इंसान की खुद की होती है, अपने आप से। आप अपने सोच की, व्यक्तित्व की लड़ाई होती है, फिर पारिवारिक लड़ाई होती है। एक समय आया जब मैं सबसे बड़ा कि मैं ये कार्य करना शुरू किया, 1-2 महीने बाद मेरे परिवार को पता चला ये बिल्कुल बहिष्कार के मूड हूँ। नहीं, तुम तो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए निकले थे, अभी तुमने बीटेक छोड़ा तो अब तुम यूपीएससी।
तुम्हारे भाई ये हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, ये कैसे? वहां पे जब एक विरोध हुआ और तब लगा कि यार कैसे करूंगा। दूसरा पल आया, फिर मैंने वहां पे कहा कि नहीं मुझे करना है, इट डिड है। दूसरा जो था जब यूपीएससी चुनना है कि कैरियर चुनना है, सॉरी शुरुआत को चुनना है, वो एक टाइम आया कि नहीं बहुत कह सकते हैं असमंजस वाला समय था, मुझे एक चुनना है, वो एक बड़ा। और 8 सालों में रही बात बाहरी लड़ाई, तो बाहरी लड़ाई में मैंने प्रशांत जी स्टार्टिंग के 3 महीने बाद मेरे अपने लोगों ने, मतलब आपके इष्टजन जिन्हों आप कहते हैं रिश्तेदारों में, पागल हो गया है, पगला गया है, अरे वहां लड़कियां बहुत होती हैं इसलिए जाता है, अरे एनजीओ है बहुत सारा फंड आएगा, काम करने का मन नहीं है इसलिए जा रहा है। आपको हर तरफ अलग अलग चीजें सुनाई कोई आपके सामने, और सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है उसमें आप जिनके लिए काम कर रहे हो वो इतने सालों से अविश्वास के शिकार है, वो सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी चुनौती होती है। काम किया जा रहा है, वहीं पे कोई शराब पी करके आता है और बच्ची को लेके जाता है, हम विरोध करते हैं तो धक्के मार करके गाली दे के भगाया, तो आप के दिशा में होते यार कर क्या रहे हो, अंदर से आप चीजें छोड़ती है, हम इनके अच्छे के लिए लगे हुए हैं क्या और बदले में क्या। सामाजिक रूप से फिर वहां एक अलग लड़ाई, फिर थोड़ा वहां से आगे बढ़े, एक हम नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, एक ग्राउंड में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वो एक है संस्थान है, बड़ा माना जाना है उस हाँ बहुत माना जाना है संस्थान है, वहां के ग्राउंड में मैंने जाके बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि 1.5 साल बाद मैंने ये निश्चय किया कि मैं आपको इस बस्ती से आगे ले जाना है, सिर्फ यहां तक नहीं, क्योंकि आपको स्कूल में दाखिला दिलाना है और उसके लिए पहले आपको बस्ती से निकलना होगा, और बस्ती से बच्चे तभी निकलते जब दूसरों के घर में काम करने, शिक्षा की चीजों पे तो जाते ही नहीं थे। मैंने क्या किया कि बगल में मैंने देखा बहुत बड़ा प्रांगण है, खुला मैदान है, वहां पे कभी ढेर सारी गलत गतिविधियां, मैंने एक कोने में जाके पढ़ाना शुरू में तो ठीक था, 1 साल के अंदर ही इतना ज्यादा विरोध हो गया कि आप मुझे वहां से छोड़ना पड़ा। विरोध इस बात का कि पहले 30 बच्चे आते थे, अब 50 बच्चे क्यों। आप सोचिए कि जहां पे आप 1 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें वो हैं, खुला मैदान है, सारी चीजें, गर्मी है, सब चीजों से आप वो कर रहे हो, लेकिन आपको मना कर दिया जाए, और सिर्फ इस बात सिर्फ इस कोई चीज नहीं है। तो वो एक था कि जब हमने छोड़ा तो हमारे हर बच्चों की आंखों में आंसू थे, हमारे टीम मेंबर्स की आंखों में थी। 2020 में ही हम सिर्फ तिरंगा पार्क में आए, जहाँ पे लगातार आज का क्लास लास्ट 4 सालों से चल रही है। तिरंगा पार्क यानी जहाँ रामलीला, हाँ ये तिरंगा पार्क परेड रोड पे है, जब आप संगम की तरफ जाएंगे। अच्छा हाँ, आज वहां पे हम, तो चुनौतियां अलग अलग लेवल पे आई, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अलग समस्याएं, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, भावनात्मक समस्या, हर तरह का समस्या। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब आप समाधान की बात करते हैं, कि आपने कहा कि इसका समाधान, समस्याएं तो मैंने बता दिया, कई बार ऐसा हुआ कि छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, जब आपके अपने आप को छोड़ने लगे, आपके ऊपर लांछन लगने लगे, आपके चरित्र से लेकर के कभी इन चीजों को, तो एक आया मेरे लिए, जो मैं कह सकता हूँ मेरे लिए जो समाधान या मैं वहां पे संभल पाया, तो आज 8 सालों तक मैं लगातार कर रहा हूँ। उसमें जो मैंने पहले दिन से प्राथमिकता देखी कि बच्चों के रिजल्ट, जब मैंने देखा कि ये बच्चा कभी, उस दिन मुझे, मैं रात में जब सोने की कोशिश करता कि अब इसको छोड़ूंगा, और कुछ बच्चों के चेहरे याद आते, यार ये तो पहले पूरा दिन था, आज देखो इसने इतने प्रतिशत अंक लाए। एक 70 साल की दादी, जिन्होंने, कहते ना कि उस उम्र में इंसान राम नाम लेने का वो करता है कि चलो, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसी बच्ची जो 10 साल तक कभी स्कूल नहीं गई, रानी जैसी बच्चियां, वो अपने स्कूल में 100 में से 99 नंबर गणित में लेके आती जब पहली बार। तो ये जो चेहरे थे वो मुझे याद आते, और फिर एक संकल्प होता कि नहीं, इनके लिए करना है, इनके लिए जीना है। तो ये पूरी चुनौतियां रही, इनके बीच में ये बच्चों के रिस्पॉन्स, बच्चों के जो बदलाव हुए थे, और हमारा टीम जो था, एफर्ट था, उन्होंने हमें कहीं ना कहीं सहयोग दिया, और हमें हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले, और कहीं ना कहीं बहुत ताकत दी। आज तो आपको बता सकते हैं कि 25 लोगों की हमारी टीम है,
लेकिन 25 हमारे बच्चे तैयार हो चुके हैं जो 10वीं 12वीं वो पढ़ाने का काम करते, शुरुआत की हर चीजों को संभालने का काम करते। तो आज जो एक सफर शुरुआत आज 50 लोगों से ज्यादा है कि ठीक है, हमारे पास अगर कभी टीम मेंबर्स नहीं रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे सब चीज को संभालें। तो इस तरह से हम काम करते हैं। जी। भविष्य की आपकी क्या योजना है? भविष्य के लिए मैंने कोई बहुत बड़ी योजना नहीं बनाई है। मेरा मानना है कि आप एक एक सीढ़ियां चलो। अभी ये है कि हम 8 सालों में शुरुआत में एक बस्ती से शुरू किया, फिर कई बस्तियों में 4 बस्तियों में हम गए, फिर फुटपाथ पे काम किया, रेलवे स्टेशन पे बच्चों को पढ़ाने का काम किया। फिर एक समय आया कि नहीं, सिर्फ इस बस्ती में इन बच्चों तक पढ़ाने से या स्कूलों में दाखिला दिलाने से काम नहीं। 5वें साल में 2021 में हमने 2022 में जब शुरुआत 5 वर्ष पूर्ण कर चुका था, तो हमने एक स्कूल शुरू किया, शुरुआत प्ले स्कूल, जहाँ पे ऐसे जो बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे रहते हैं, जो भिक्षावृत्ति के शिकार बच्चे हैं या अंडर प्रिविलेज किसी भी बच्चे हैं, वो 1 रुपए प्रतिदिन पे निःशुल्क 1 रुपए प्रतिदिन पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने एक स्कूल बनाया जहाँ पे खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। इन बच्चों को जब ये पहली बार आते हैं, इनका शिक्षा से दूर दूर तक कहीं नहीं, क्योंकि कम ही उम्र में ये नशे के शिकार होते हैं। हर दिन इनको 100 रुपए मिलता है, हमारी आपकी कृपा से हम लोग ये पुण्य के चक्कर में देते हैं, और हम कितने बड़े पाप के वो होते हैं हमें नहीं पता चलता। अकबर ये तो मैं इसी को तामसिक दान कहा जी। तो अब जब बच्चे को 100 रुपए डेली का मिल रहा है और आप इसे कहो पढ़ो, वो भी तो कहाँ से 1 रुपए देकर नहीं, आप निःशुल्क भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कहते हैं ना बुरी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, ज्यादा खींचती हैं। तो बच्चों को आप वहां तभी खींच सकते हैं कि जब वहां से ज्यादा मजा, आनंद यहाँ मिलेगा। हमारे स्कूल में वही परिदृश्य बनाया गया, वही माहौल बनाया गया है कि बच्चा जब पहली बार आए, एक छोटे से लालच से आएगा, खाने पीने उस पार्क में आएगा, उसके बाद धीरे धीरे गेम्स खिलाए जाएंगे, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा और ये सारी चीजें डाली जाएंगी, फिर पढ़ाई में डाला जाएगा। और आज बच्चे उस स्कूल में ही फिर अलग स्कूल में जाते हैं, तो वहां से मुझे है तो प्ले स्कूल, लेकिन जब 2 क्लास फर्स्ट का बच्चा सब सेकेंड में दूसरे स्कूल में जाके वहां के टीचर्स कॉल करती, भैया आपका 1 रुपए वाला जो स्कूल है, वहां के आए हुए बच्चे हमारे यहाँ के बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे यहाँ से बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेंट एंथनी में हमने 2023 में 4 बच्चियों का एडमिशन कराया एक सपोर्ट से। तो वहां पे आपको बताते हुए इस चैनल उन्नति उस बच्ची का नाम है, उसने बच्ची वो वहां गई और मैं उस बच्ची को, मैंने 3 बच्चियों को चयन किया था, चौथी बच्ची ये थी। हमारा ये दायरा होता है कि आप अगर पहले हम आपको प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट एडेड में कराएंगे, आप वहां पे टॉप करोगे तो हम जो भी अच्छे स्कूल में वहां कराएंगे। हमने 3 बच्चियों का चयन किया था, चौथी बच्ची ये उन्नति थी। जब उसको पता चल गया कि 3 हमारे साथ का सर ने सेलेक्ट किया, मेरा किया नहीं है, तो मुझे उसने फोन किया और बाद में कहीं रोते हुए, सर मेरी क्या गलती है कि मैं गरीब घर में पैदा हुई हूँ और आप मुझे नहीं पढ़ाओगे, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैंने उसका दाखिला कराया। प्रशांत जी, आज वो बच्ची 2 सालों में आज वो अपने क्लास में टॉप 3 में है। हमारे चारों बच्चे सेंट एंथनी में टॉप 10 में है। तो इनके अंदर कह सकते हैं ना, टैलेंट या प्रतिभा अपरंपार है, मतलब एक अपार है। बस उसको हमने एक तराशने का काम किया, हमने केवल एक छोटा सा सहयोग देने का काम किया, फोर्स खूब थी, रास्ता देख, बस एक रास्ता दिखाने का काम किया। तो पॉडकास्ट के अंत में आप जो हमारा बड़ा अच्छा सा समाज है उसको क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लिए तो मैं कहता हूँ, पहली चीज तो समाज में बहुत अच्छे लोग, मैंने अपने पूरे उसमें एक जहाँ पे जिक्र भी किया। और पहले मैं कहता हूँ कि खुद को बदलो। तो मैं अगर समाज से कहने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अंदर क्या एक सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन, जो मुझमें भी कुछ कमियां हैं, तो मैं उसके अंदर अपने अंदर सुधार कर सकूं। दूसरा मेरा ये है कि औपचारिकता को जगह मत दीजिए अपने जीवन में, इवेंट्स कम मनाइए। हम कहीं ना कहीं इवेंट्स के शिकार होते जा रहे हैं। छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा आप सामाजिक के लिए सहयोग कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं होगा ये जो छोटा सहयोग कभी आपने किया है, एक दिन इतना बड़ा क्रांति ला देगा, इतना बड़ा परिवर्तन ला देगा। आपको तब लगेगा कि नहीं, हमने तो बहुत छोटा सोच के किया। और उसके लिए
जरूरी नहीं है कि वो आर्थिक सहयोग ही हो, जरूरी नहीं हो कि वो बस एक सोच की का भी बहुत सहयोग होता है। आप अच्छे कार्य जो भी लोग कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करिए, आप उनका उत्साहवर्धन कीजिए, आप किसी एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, आप एक पेड़ लगाइए, आप रक्तदान कीजिए, आप सैनिटरी पैड डोनेट कीजिए, जो भी हो सकता है। या किस आप ऐसी संस्थाओं जिनको आपने जान लिया कि हाँ ये ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं, तो आप उनसे जाके मिलिए और उनका उत्साहवर्धन के पास अगर आपके पास समय हो तो 1 घंटे ऐसे बच्चों को पढ़ाइए। जी। सिर्फ टीवी के सामने बैठ करके, चाय की दुकान पे बैठ करके किसी को आरोप प्रत्यारोप में मत उलझिए। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। इसको स्वच्छ करने का काम, इसको स्वस्थ करने का काम हम सभी करेंगे। आप शुरुआत से जुड़ने के लिए आप हमारी क्लासेस जो प्रतिदिन तिरंगा पार्क में चलती हैं, शाम को 4:30 से 6:30 बजे के बीच में, जो तिकोनिया चौराहा पे मिलेंगे, संगम जाते वहां पे आएंगे। बच्चों को देखिए, बच्चों से मिलिए, आपको बहुत खुशी होगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.शुरुआत.org और फेसबुक पे शुरुआत एक जोश शिक्षा की, और इंस्टा पे भी हम, और यूट्यूब पे भी इसी से मिल जाएंगे आपको। और आप हमें भी अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो इससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और आप हमारे नंबर पे 7007917085 800509291 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अच्छा करिए, समाज को स्वस्थ बनाइए, बस यही इच्छा के साथ बस मेरा यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने एक बहुत ही नेक प्रयास किया है, बहुत अच्छी कोशिश। आप लगातार कहीं ना कहीं समाज को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं, प्रयागराज को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं, और पूरा प्रयागराज आपकी वजह से स्वस्थ बन रहा है। आपने उसमें तो एक अच्छा कार्य किया है, एक नेक पहल शुरुआत की है। अच्छे लोगों को आप जो भी जिनसे मैंने आपका देखा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आपने लोगों को बुलाया, उनसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये एक सामाजिक जो बदलाव हो रहा है, लोग जब उनको सुनेंगे, जानेंगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और वो एक बड़ा बदलाव देगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के पॉडकास्ट में हमने अपने आज के अतिथि अभिषेक जी से सबसे महत्वपूर्ण ये सीखा कि हमें समस्या पे फोकस नहीं, समाधान पे काम करना। नमस्कार, योग शास्त्री को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार के और भी पॉडकास्ट देखने का मौका